पिछली कक्षा में हम लोगों ने बंगाल की बात की, बंगाल स्टेट की बात की और देखा कि कैसे बंगाल स्टेट जो है वो बना, कैसे बंगाल स्टेट जो है वो बिगड़ा, कैसे बंगाल स्टेट पर लोगों का अलग अलग लोगों का आक्रमण हुआ। यानी कि हम लोगों ने बंगाल को तो देख ही लिया, बंगाल के साथ साथ इससे पहले हम लोगों ने अवध और हैदराबाद को भी देख लिया। यानी कि यही तीन अलग अलग स्टेट्स जो थे वो पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार, जिसके अनुसार आप लोगों को पढ़ाई करनी है, पढ़ने थे, और ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग देखेंगे इन तीनों में, यानी कि हैदराबाद, बंगाल और अवध में कौन कौन से कॉमन फीचर थे, कौन कौन सी समानताएं थी। अब उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को इतिहास के तहत, इतिहास जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो आप लोगों को आपके कक्षा 7 में पढ़ने हैं, उसके तहत ये सारा कुछ देखना है। और हम लोग अभी पृष्ठ संख्या 107 पर हैं, आप लोगों के पारस प्रकाशन पुस्तक के, पारस प्रकाशन के सामाजिक विज्ञान के पुस्तक के अनुसार। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉमन फीचर्स की, यानी कि कॉमन फीचर किसकी, तो अवधों की, अवध, हैदराबाद और बंगाल की। यानी कि बंगाल, हैदराबाद और अवध में कौन सी समानताएं थी इनके शासन में, अब इसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ द कॉमन फीचर में पहला है नोबल्स। दे हैड एस्टेब्लिश द लार्जर स्टेट, their administrative system, particularly the जागीरदारी system, had helped them to accumulate wealth and state authority। तीनों में नोबल्स यानी कि सभ्य लोग, या फिर कहें तो जो पढ़ा लिखा जो सभ्य समाज था, वो तीनों स्टेट में, यानी कि चाहे वो हैदराबाद की बात करें, चाहे वो अवध की बात करें, चाहे वो बंगाल की बात करें, यानी कि चाहे वो हम लोग अभी के तेलंगाना डेक्कन क्षेत्र की बात करें, चाहे अभी के उत्तर प्रदेश वाले अवध की बात करें, चाहे अभी के कोलकाता वाले पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात करें, जिसमें बिहार, उड़ीसा और असम के भी कुछ हिस्से आया करते थे, और बांग्लादेश तो पूरा का पूरा था ही। तो इन सारे चीजों की अगर बात करें तो इन सब में जो कॉमन फीचर थे, पहला ये था कि ये सब जो है वो पढ़े लिखे और जो लोग थे जिनको अर्थशास्त्र का और अलग अलग चीजों का ज्ञान था, उसके आधार पर ये तीनों स्टेट, उनके राय विचार से ये तीनों राज्य चला करते थे। आगे तीनों में कॉमन फीचर क्या था, इजरदारी सिस्टम। इजरदारी सिस्टम में क्या था कि यहां पर इजरदारी जो है, सबसे पहले ये जान ले कि इजरदारी सिस्टम होता क्या है, इजरदारी प्रणाली होता क्या है। तो ये पंचवर्षीय योजना होता है, जिसके तहत क्या दिया जाता है, तो जिसके तहत बोली लगाई जाती है, बिड दिया जाता है, ये इजरदारी सिस्टम है। और ये इजरदारी सिस्टम जो है ये तीनों स्टेट में, यानी कि हैदराबाद, अवध और बंगाल में होता था। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। The Nawab in Bengal, Awadh and Hyderabad managed to gain the virtual control of the economy of their kingdom through a revenue collection। अब जो नवाब था, चाहे वो बंगाल की बात करें, अवध की बात करें या फिर हैदराबाद की बात करें, ये सब अपने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना चाहता था, रखता था। और इसके लिए वो क्या करता था, तो वो अपने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को अपने नियंत्रण में रखता था, जिससे उसका अर्थव्यवस्था उसके नियंत्रण में रहे, उससे नियंत्रित रहे। इन दिस क्वेस्ट दे डिड नॉट अपॉइंट टैक्स कलेक्टर बट relied on revenue farmer and reintroduced इजरदारी सिस्टम which was thoroughly disapproved by the मुगल। अब इसके लिए चूंकि अब उसको रेवेन्यू कलेक्शन पर, रेवेन्यू पर, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, फाइनेंस पर, वित्त पर नियंत्रण रखना है। अब नियंत्रण रखना है तो वो क्या करता था कि वो कोई टैक्स कलेक्टर को या फिर कोई वैसे व्यक्ति को नहीं नियुक्त करता था जो इन सारी चीजों की देख रेख करे, क्योंकि उसको लगता था कि ये सारा कुछ करेंगे तो हमारा नियंत्रण उस पर उतना नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में एक समझदार समुदाय जो है, समझदार जो व्यक्ति है वो आ जाएगा, तो फिर हमारा नियंत्रण शायद उस पर नहीं रहेगा। इसलिए ये लोग डायरेक्ट रेवेन्यू फार्मर और इन सारे सिस्टम से और इजरदारी सिस्टम से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जिसको मुगलों ने खारिज कर दिया था। यानी कि पंचवर्षीय जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, जो डायरेक्ट फार्मर से बोली लगाकर सारा कुछ होगा, उसी के आधार पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, ये इन तीनों में यानी कि बंगाल, अवध और हैदराबाद में होता था। ये प्रैक्टिस हुआ करते थे। बीच में कोई टैक्स कलेक्टर को नियुक्त नहीं किया जाता था, और ये सारी चीजें जो है मुगलों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
फर्क भी नहीं पड़ता था, मान्यता से बात तो थी कि बस पैसा आना चाहिए। इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, और यह जो है 18वीं शताब्दी में यह सिस्टम यानी कि यह प्रणाली, इजरदारी प्रणाली जो है वह पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में फैल गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, यानी कि हम लोगों ने देखा कॉमन फीचर में तीनों में नोबल्स हुआ करते थे, उनके आधार पर राय मशवरा से उनका साम्राज्य चलता था, यानी कि हैदराबाद, अवध और बंगाल, इजरदारी सिस्टम तीनों में था। अब हम लोग बात करेंगे तीनों में और एक समानता की, तो राइज ऑफ बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स, जो बैंकर और जो मनी लेंडर थे इन सब लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास या फिर बहुत ज्यादा ये लोग उभरे। लिखा हुआ है फाइनेंस बिकम मोर क्रिटिकल रेदर देन गवर्नेंस विथ दिस किंगडम। शासन प्रशासन तो जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक जो हो रहा था वो था वित्त, क्योंकि अगर पैसा नहीं रहेगा, फाइनेंस नहीं रहेगा, तो ये सारा जो शासन प्रशासन है ये सारी चीजें जो है वो कहने की रह जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी it become more common for a small landowner to lose their land for the failure to cash pay either सरकार, किंग और द साहूकार, बैंकर और मनी लेंडर। यहां पर लिखा हुआ है कि जब रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बनी यहां पर, यानी कि पैसा लेने का जो नीति बना, अब यहां पर जो कम कमाने वाले जो जमींदार थे, जिनका अपना जमीन था या फिर जो खेती कर रहे थे किसी और के जमीन पर रेंट लेके किराए पर, ये सारे लोग जो है अपना जमीन खोते चले गए इन सारे नीति के कारण से। और ये जो जमीन है इसलिए खोते चले गए क्योंकि ये पैसा देने में असक्षम हो गए थे, रेवेन्यू को देने में असक्षम हो गए थे, जिसके कारण से इनका जमीन सरकार यानी कि किंग यानी कि इनके शासक या फिर साहूकार यानी कि बैंकर और मनी लेंडर के द्वारा ले लिया गया या फिर इनको देना पड़ा। द बैंकर और मनी लेंडर हैड आल्सो एक्सटेंसिव बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द यूरोपियन एंड द नवाब, और इसके साथ ही साथ जो बैंकर और जो मनी लेंडर थे उनका, उन लोगों का बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि उन लोगों का ट्रेड जो था, व्यापार जो था, ये भी यूरोप के साथ यानी कि जहां से अंग्रेज आए थे उस महादेश, उन के अलग अलग देशों के साथ इन लोगों का बड़े स्तर पर व्यापार हुआ करता था, और नवाब के साथ भी इन लोगों का व्यापार हुआ करता था। मतलब अर्थव्यवस्था इन लोगों की मजबूत थी, जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए, उन लोग का जमीन भी इन लोगों के द्वारा हड़प लिया गया। आगे लिखा हुआ है दीज बैंकर एंड रिच मर्चेंट गेन्ड मोर स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, और जैसे जैसे इन लोगों के पास पैसा आया तो ये लोग जो है सत्ता के करीब चले गए, यानी कि शासकों के प्रिय होते चले गए, और इन लोगों का पॉलिटिकल ऑर्डर में यानी कि राजनीतिक कार्य प्रणाली में इन लोगों का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता चला गया। किसका? तो बैंकर और मनी लेंडर का। ये भी कॉमन फीचर है क्योंकि ये चीजें भी तीनों स्टेट यानी कि बंगाल, हैदराबाद और अवध में हुआ। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 108 पर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे राजपूत की, यानी कि 18th सेंचुरी में राजपूत साम्राज्य का क्या हाल चाल रहा, क्या इन लोगों का व्यवस्था रहा, कैसे ये लोग आगे बढ़े। अब इसकी बात हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोगों ने बात कर ली हैदराबाद की, हम लोगों ने बात कर ली अवध की, हम लोगों ने बात कर ली बंगाल की। अब हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ते हुए राजपूत की। लिखा हुआ है राजपूत किंग ऑफ आमेर एंड जोधपुर, अंबर लिखा हुआ है उसको आमेर पढ़ेंगे, राज लिखा है सही जाता है AMBER। राजपूत किंग्स ऑफ आमेर एंड जोधपुर एग्रीड टू सर्व अंडर द मुगल, मुगलों के अधीन आमेर और जोधपुर का जो राजपूत शासन था वो मुगलों के अधीन कार्य करने के लिए राजी हो गया, यानी कि मुगलों की गुलामी करने के लिए राजी हो गया। इन रिटर्न, इसके बदले में they were permitted to enjoy autonomy in their जागीर, but in 18th century the ruler tried to control over the neighboring region। अब क्या होता है कि जो राजपूत किंग है, जो अभी के राजस्थान के उस समय के आमेर और जोधपुर का जो राजपूत राजा था, वो मुगलों के अधीन काम करने के लिए राजी हो गया, यानी कि मुगलों की गुलामी करने के लिए राजी हो गया। उसके बदले में राजपूत किंग जो आमेर और जो जोधपुर का था, इन लोगों को स्वतंत्रता दी गई कि आप जागीर जो
उपहार मिल रहा है, जो अलग अलग चीजें जो मिल रही है, यानी कि जो अर्थ व्यवस्था वाली जो चीजें हैं, यहाँ पर इन लोगों को स्वतंत्रता दी गई कि आप वहां पर वो चीजें अपने हिसाब से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 18वीं शताब्दी में जो रूलर था, जो शासक था, वो चाहा कि और ज्यादा नियंत्रण जो है नेबरिंग रीजन में, यानी कि अपने आसपास के पड़ोस वाले क्षेत्र में और ज्यादा बढ़े। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर वाज द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ आमेर वाज द गवर्नर ऑफ मालवा। लिखा हुआ है दो व्यक्ति का नाम, राजा अजीत सिंह जो जोधपुर का था वो गुजरात का गवर्नर था, और सवाई राजा जय सिंह जो था वो आमेर का था, वो मालवा का गवर्नर था। ही कैप्चर्ड नागपुर, इसने नागपुर को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। आमेर रूलर कॉन्कर्ड बूंदी, इसने बूंदी को भी कॉन्कर कर लिया, वहां पर भी फतह हासिल कर ली, जीत हासिल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। सवाई जय सिंह वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेट्समैन, ये जो सवाई जय सिंह था जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि नागपुर हो या फिर बूंदी हो, इन सारे को, बूंदी भी एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह का नाम है, नागपुर भी एक जगह का नाम है, नागपुर हो, बूंदी हो, इन सबको इसने कब्जे में कर लिया, नियंत्रण कर लिया, नियंत्रित कर लिया। और इसी कारण से, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से सवाई जय सिंह को एक सक्षम प्रशासक और एक सक्षम शासक के तौर पर देखा जाता है ऐतिहासिक परिदृश्य में। He founded Jaipur city and got constructed the scientific observation जंतर मंतर in Delhi, जयपुर, उज्जैन एंड मथुरा। यही व्यक्ति सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर को स्थापित किया, और इसी के कारण से, जय सिंह के कारण से ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। और यहां पर इसने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहें या फिर वैज्ञानिक जो वेधशाला है उसको स्थापित किया, जिसका नाम जंतर मंतर है। और इसने इस जंतर मंतर को जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन और मथुरा में भी स्थापित करवाया। और यही जो है यह जंतर मंतर है, जो चित्र में आप देख रहे हैं, यह जयपुर का जंतर मंतर है। अब हम लोग बात करेंगे राजपूत के बाद सिख का, लेकिन सिख की बात होगी अगली कक्षा में। इस कक्षा में हम लोग यहीं पर रुकते हैं, इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।